हेलो फ्रेंड्स, राजंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम प्रस्तावना की विशेषता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो संविधान है उसमें हमने पिछली वीडियो में देखा था, अध्ययन भी किया था और पिछली स्कूल लाइफ में हम ये पढ़ भी चुके हैं कि संविधान में एक प्रस्तावना है और उस प्रस्तावना में कुछ विशेषताएं हैं जो पूरे संविधान को दर्शाती है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो प्रस्तावना है इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, संविधान का दर्शन भी कहा जाता है, संविधान का सार भी कहा जाता है और संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो आज हम देखेंगे कि ऐसी इसमें क्या विशेषता है प्रस्तावना में जिसके कारण इसे संविधान का सार, संविधान का दर्शन, संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संविधान व प्रस्तावना की विशेषता में संविधान के स्रोत कि इनको किन के लिए और किन के द्वारा किन की इच्छाओं पर बनाया गया है। जो संविधान है, ये कानून कायदे हैं इन, तो जो संविधान का स्रोत है वो जनता की इच्छा है। किसको माना गया है? जनता की इच्छा को माना गया है। और ये महात्मा गांधी ने 1922 में पहले ही कह दिया था कि संविधान सभा, जो संविधान भारतीयों के लिए जो संविधान बनाया जाएगा, ये संविधान भारतीयों की इच्छा पर आधारित होना चाहिए। यानी कि संविधान का जो स्रोत है वो क्या है? भारतीय जनता की इच्छा। इसके अलावा जो संविधान की प्रस्तावना में जो पहले 4 शब्द हैं कि हम भारत के लोग के रूप में जो 4 शब्द हैं, ये 4 शब्द अपने आप में कुछ विशेषता लिए हुए होते हैं उनको उनमें इन 4 शब्दों के अलावा ये स्पष्ट होता है कि जो प्रस्तावना के जो 4 शब्द हैं, हम भारत के लोग, ये भारत के लोग अपने आप के रूप में एक सार्वजनिक सत्ता, प्रभु सत्ता के रूप में, सामूहिक प्रभु सत्ता का दावा करते हैं कि हम भारत के लोग अपने आप पर या हम अपने लिए। तो ये जो प्रस्तावना के जो प्रारंभिक शब्द हैं, ये अपने आप में एक सार्वजनिक प्रभु सत्ता का दावा करते हैं। कैबिनेट मिशन हमने जो पहले अध्ययन कर चुके हैं हम कि कैबिनेट मिशन के माध्यम से, क्यों ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संविधान निर्माण के लिए एक मिशन बनाया जिसे कैबिनेट मिशन दिया गया था। तो इस कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन किया था जिसे भारतीयों के द्वारा स्वीकारा गया था। कैबिनेट मिशन से पहले भारतीय जनता द्वारा भी संविधान निर्माण की मांग उठाई जाती रही थी और अंग्रेजों के द्वारा भी प्रयास किए गए थे कि भारतीयों के संविधान का निर्माण किया जाए, लेकिन भारतीयों की संविधान के साथ साथ स्वतंत्रता की मांग थी। तो क्रिप्स मिशन हो या अगस्त प्रस्ताव हो, इनके माध्यम से जो स्वतंत्रता की मांग थी, इन मांगों को पूरा नहीं किया गया था। इस वजह से संविधान सभा को स्वीकारा नहीं गया। लेकिन जो कैबिनेट मिशन जो था, इसने संविधान के साथ साथ, संविधान के गठन के साथ साथ, संविधान के निर्माण के साथ साथ भारतीयों की स्वतंत्रता को भी स्वीकार कर लिया था, जो भारत की प्रमुख मांगों में से एक थी। इसलिए कैबिनेट मिशन के द्वारा जो फैसला लिया गया था उसे भारतीयों ने स्वीकार किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, इनके आधार पर इन्होंने माना है कि संविधान, अंबेडकर के अनुसार संविधान का आधार क्या है? भारत की जनता। कौन है? भारत की जनता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आधार भारत की जनता को माना है। इस आधार पर संविधान में सभी अधिकार और प्रभु सत्ता सब कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जनता से प्राप्त हुए हैं और जनता को ही प्राप्त हुए हैं। संविधान सभा में या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मत के अनुसार संविधान सभा का आधार भारतीय जनता है और भारतीय जनता को भारतीय जनता से ही सारे अधिकार और प्रभु सत्ता कायम रखने का अधिकार मिला हुआ है। इसके अलावा हम दूसरी जो विशेषता है संविधान प्रस्तावना की, वो है सार्वभौमिक गणराज्य की स्थापना। कौन सी है? सार्वभौमिक गणराज्य की स्थापना। अब ये जो सार्वभौमिक गणराज्य क्या है? तो देखिए, प्रस्तावना के अनुसार भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। कैसा राज्य है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। कहने का मतलब कि किसी बाहरी शक्ति का या किसी बाहरी देश के नियंत्रण में न रहकर भारत अपनी प्रभुत्व का स्वयं शासक है या स्वयं स्वामी है, जिसका अर्थ है कि भारत यानी आंतरिक मामले में और विदेशी मामलों में
भारत सरकार सार्वभौम सभी रूपों से स्वतंत्र है, सभी रूपों से स्वतंत्र है, चाहे वो आंतरिक मामले हो या विदेशी मामले हो, उन पर फैसले लेने के लिए भारत सरकार स्वतंत्र है, अपने विवेक के अनुसार, अपने हित के अनुसार फैसले लेगी। इसके अलावा जो गणराज्य होने की प्रबलता निश्चित करता है या प्रमाण देता है वो ये है कि हमारी जो प्रस्तावना है इसमें लोकतांत्रिक गणराज्य की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है मित्रों? लोकतांत्रिक गणराज्य की चर्चा की गई है प्रस्तावना में। और इस लोकतांत्रिक गणराज्य का अर्थ है कि जो भारत का प्रमुख होगा, भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, तो ये जो भारत का प्रमुख होगा वो निर्वाचित होगा। कैसा होगा? निर्वाचित, नियुक्त नहीं होगा और न ही वंशानुगत होगा, बल्कि कैसा होगा? निर्वाचित होगा। और ये जो निर्वाचित होने की जो प्रक्रिया है वो कैसी होगी? यानी इनके चुनाव कराए जाएंगे। ये वंशानुगत राजा न होकर क्या होगा? चुना हुआ जनप्रतिनिधि कहलाएगा। ठीक है, तो हमारे जो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो प्रक्रिया है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर भारत गणराज्य है। भारत गणराज्य में सर्वोच्च शक्ति, भारत जो गणराज्य है यानी यहाँ का जो शासन प्रमुख है वो राज्य या किसी एक परिवार से या किसी एक वंश से संबंधित नहीं है, बल्कि वो निर्वाचित होता है। तो उसकी जो सर्वोच्च शक्ति सार्वभौम वयस्क मताधिकार के माध्यम से, कौन से? मत देने का जो अधिकार है उस अधिकार से ये जनता में निहित है। तो ये हमारे संविधान की सार्वभौमिक गणराज्य विशेषता है जो भारत को गणराज्य होने का प्रमाण देती है या गणराज्य बनाती है, जिसका अर्थ है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो अन्य देशों की तरह, जैसे विभिन्न देशों में शासक होता है, जैसे सऊदी अरब में है, भूटान में है, विभिन्न देशों में है, जहाँ प्रतिनिधित्व जो है वो राज परिवार के हाथों में आज भी है। लेकिन हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमने लोकतांत्रिक गणराज्य को, स्वतंत्रता तो है ही, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली तो है ही, लेकिन साथ ही हमने एक राजतंत्र संवैधानिक परंपरा को नए अपनाते हुए हमने लोकतांत्रिक गणराज्य की पद्धति को अपनाया है, जिसके आधार पर भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसके अलावा जो तीसरी विशेषता है संविधान में वो है कि जो भारत का संविधान है वो लोकतंत्रात्मक संविधान है। कौन सा संविधान है? लोकतंत्रात्मक संविधान है। लोकतंत्रात्मक संविधान है, यानी कि संविधान का निर्माण लोकतांत्रिक रूप से किया जाएगा। जो भारतीय जो शासन प्रणाली है, प्रस्तावना है, इसमें ये विशेषताएं निश्चित है। लोकतंत्रात्मक संविधान की जो तीसरी विशेषता है, इसमें सबसे प्रमुख विशेषता क्या है कि जो देश में शासन व्यवस्था तो कैसी होगी? लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। शासन व्यवस्था तो कैसी होगी? लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, लेकिन साथ ही साथ जो समाज होंगे वो भी लोकतांत्रिक होंगे। कैसे होंगे? वो समाज भी लोकतांत्रिक होंगे, या लोकतांत्रिक जो तरीके हैं या लोकतांत्रिक जो प्रणाली है उस प्रणाली का अनुसरण करेंगे और अपने आप को भी उसी में ढालेंगे और अन्य समाजों के साथ भी वैसा ही बर्ताव या वैसा ही माहौल बनाएंगे। तथा इसके अलावा समाज में न्याय, समानता, सार्वभौमता और बंधुता, जो भारतीय समाज होगा बराबर भारतीय समाज। ठीक है मित्रों, यानी जो लोकतांत्रिक संविधान है, इस संविधान की जो विशेषता है वो विशेषता, तीसरी जो विशेषता है, ये विशेषता हमसे ये कहती है कि भारत में या भारत का संविधान ही लोकतांत्रिक नहीं है, शासन ही प्रणाली जो है वो ही लोकतांत्रिक नहीं है, बल्कि जो यहाँ का समाज है वो भी लोकतांत्रिक समाज होगा। इसके अलावा समाज में न्याय की व्यवस्था, समानता की व्यवस्था और बंधुता की ये जो भावनाएं हैं, इन भावनाओं से ही भारतीय समाज का गठन होगा या भारतीयों की पहचान बनेगी। तो यानी कहने का मतलब भारतीय समाज न्यायप्रिय, समानता और बंधुता वाली विचारधारा पर आधारित है। यह न्यायपूर्ण समाज की स्थापना होती है। इससे कैसे समाज की स्थापना होती है मित्रों? न्यायपूर्ण समाज की स्थापना होती है।
कैसे समाज की स्थापना होती है? न्यायपूर्ण समाज की स्थापना होती है। उस समाज में न्याय के प्रति सम्मान हो और सभी के प्रति समानता के भाव हों और आपस में भाईचारा हो, तो वह समाज अपने आप में एक न्यायपूर्ण समाज कहलाता है। ठीक है, तो हमारा संविधान एक ऐसे ही समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय अगली जो विशेषता है हमारी, वो विशेषता है सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय जिसका अर्थ है, जिसका मतलब है कि भारतीय समाज में मनुष्य मनुष्य से कोई भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, यानी हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है और संविधान में इस भेदभाव को गैर कानूनी घोषित भी किया गया है कि ये अपराध है और ऐसा करने वाले को सजा का भी प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में। तो सामाजिक न्याय के हिसाब से कि मनुष्य समाज एक न्यायपूर्ण समाज है भारतीय समाज, तो इसमें जो इस सामाजिक न्याय की जो विशेषता है, इसमें मनुष्य से भेदभाव नहीं करेगा, यानी बंधुता से और समानता की भावना से रहेगा। कौन सी भावना से? बंधुता और समानता की भावना से रहेगा। और संविधान में सामाजिक न्याय को, इसको भाग 3 व 4 में, भाग 3 व 4 में वर्णित किया गया है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि सामाजिक न्याय का संविधान में वर्णन किस भाग में किया गया है, तो 3 और 4 में इनका वर्णन किया गया है सामाजिक न्याय का। तो मित्र 3 और 4 भाग में नीति निर्देशक तत्व भी शामिल होते हैं संविधान के। हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो 3 और 4 में ही वर्णित है। और जो संविधान के जो राजनीतिक अवधारणा, महात्मा गांधी की जो राजनीतिक अवधारणाएं हैं या सिद्धांत जो है महात्मा गांधी के, जो हिंद स्वराज जो उनकी पुस्तक थी 1909 में उन्होंने जो प्रकाशित की थी, उस पुस्तक में उन्होंने जो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, अवधारणाओं के बारे में जो विचार रखे हैं, उनको भाग 4 में शामिल किया गया है, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में उनको शामिल किया गया है। किनके? महात्मा गांधी के सिद्धांतों को। तो भाग 3 और 4 में सामाजिक न्याय को वर्णित या सामाजिक न्याय का वर्णन किया गया है। बल्कि जबकि अब सामाजिक समानता के लिए देश में पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर, किसके आधार पर? पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर, पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर आर्थिक समानता के लिए, आर्थिक समानता के लिए कई ये योजनाएं चलाई जाती है। किसके लिए? आर्थिक समानता के लिए या आर्थिक न्याय के लिए। किसके लिए? आर्थिक न्याय के लिए ऑब्लिक या समानता के लिए इन्हें चलाया जाता है। ठीक है मित्रों, चलाया, मैं ये यहाँ लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। पंचवर्षीय योजनाओं के लिए ये चलाई जाती हैं। अब राजनीतिक रूप से किसी भी समाज में मतभेद पैदा न हो, इसके लिए संविधान में, संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में, भाग 3 में अनुच्छेद 32, तो अनुच्छेद 32 लिखते ही आपको याद आ गया होगा मित्रों कि अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 32, ये जो अनुच्छेद हैं 19 से लेकर 32 तक, ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। और अनुच्छेद 32 का जो अनुच्छेद 32 में जो वर्णित है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। कौन सा अधिकार है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यानी मौलिक अधिकारों के साथ अगर छेड़छाड़ होती है तो हम इस अधिकार का उपयोग करते हुए न्यायालय का सहायता ले सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के जरिए राजनीतिक न्याय
कौन सी न्याय? राजनीतिक न्याय प्रदान की गई है या मूर्त रूप इसे दिया गया है। किसके जरिए? संवैधानिक उपचारों के अधिकार के जरिए। जबकि आर्थिक समानता या आर्थिक न्याय, इनकी दोनों की व्यवस्था वर्णन भाग 3 और 4 में किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के जरिए राजनीतिक न्याय की घोषणा करता है या सार्वजनिक न्याय को मूर्त रूप देता है। अब इसके अलावा हम देते हैं स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता के आदर्श। जो 5वीं हमारी विशेषता है प्रस्तावना की, उस प्रस्तावना में देखते हैं कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श। तो मित्रों, जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये जो हमारे देश की एकता का उदाहरण है या एकता का पर्याय है, क्योंकि इन्हीं के जरिए हमारे देश में एकता और अनेकता, एकता और अखंडता बनी हुई है। अब इनका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुसार, संविधान के भाग 3, संविधान के भाग 3 के अनुसार अनुच्छेद 19 से 23 के मध्य, अनुच्छेद 19 से 23 के मध्य, अनुच्छेद 19 से 23 के मध्य स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में किया गया है। किसके रूप में किया गया है? स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में किया गया है। ठीक है मित्रों, 19 और 23 में जो स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है, उसमें सामाजिक स्वतंत्रता, समता या समानता, बंधुता के आदर्शों का वर्णन किया गया है तथा ये कहा गया है कि समानता के अधिकारों के द्वारा, समानता के अधिकारों के द्वारा या समानता के अधिकारों के द्वारा, अधिकारों के द्वारा समानता के अधिकारों के द्वारा अपनी शक्ति का समुचित उपयोग करने के लिए, समुचित विकास करने का जो अधिकार है या अवसर है, उसकी समानता दी जाएगी। किसके आधार पर? समानता के अधिकार के आधार पर, कि अपनी शक्ति के अनुसार अपनी शक्ति को विकसित करने, अपनी शक्ति को समुचित विकास देने का अवसर सभी नागरिकों को दिया जाएगा। ये संविधान के अनुच्छेद जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुता है, प्रस्तावना की जो विशेषता है, उसके आधार पर जिनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद भाग 3 में किया गया है। इसके अलावा जो कुछ हमारी जो 5वीं विशेषता है संविधान की प्रस्तावना की, उसके बारे में देखते हैं। पंथ निरपेक्षता कौन सी है? पंथ निरपेक्षता, जो कि देश की एक सबसे अलग पंथ निरपेक्षता जो है, सबसे प्रमुख जो विशेषता है वो है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता, ठीक है मित्रों। इस शब्द को सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो पंथ निरपेक्ष जो शब्द है, इस शब्द को सबसे पहले या ये प्रारंभ से ही जोड़ा गया था संविधान में? नहीं, ऐसा नहीं है। पंथ निरपेक्ष जो शब्द है, इसे संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया मित्रों? 42वें संशोधन के द्वारा, 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया।
कब जोड़ा गया? 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अब इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो, ये शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? पंथ निरपेक्षता की ऐसा देश जिसका अपना कोई राजधर्म नहीं हो, जिसका अपना कोई राजधर्म नहीं हो। पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है कि ऐसा देश जिसका कोई अपना राजधर्म नहीं हो या राष्ट्रीय धर्म नहीं हो, और वहाँ सभी धर्मों को समान माना जाता हो, इस ऐसी विशेषता को क्या कहा जाएगा? पंथ निरपेक्षता। क्या कहा जाएगा? पंथ निरपेक्षता। अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 23 से 28 तक वर्णित जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है, उस अधिकार के द्वारा किसी भी धर्म को अपनाने और उपासना करने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है मित्रों, कौन से मौलिक अधिकार के द्वारा? धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के द्वारा, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर 28 में किया गया है। किस में किया गया है? 23 से लेकर 28 में। और साथ ही साथ यह भी व्यवस्था की गई है कि अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। ये भी व्यवस्था इसी धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में की गई है। ठीक है मित्रों, राष्ट्रीय एकता और अखंडता संविधान की अगली विशेषता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता। पंथ निरपेक्षता, ये जो कि धर्म निरपेक्षता है, इसका शाब्दिक अर्थ कि वह राष्ट्र जिसका कोई अपना कोई राजधर्म नहीं हो, तथा स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 23 से 28 तक वर्णित किया गया है। और इसमें किसी भी धर्म को अपनाना, किसी भी नागरिक के द्वारा अपनाना और उसकी उपासना करने का अधिकार दिया गया है। तो साथ ही को सरकार से उम्मीद की गई है कि वे अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करे। अब इस अधिकार के द्वारा किसी को भी किसी धर्म से संबंधित जबरदस्ती दबाव में उसे बनाने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता। वो अपने विवेक के अनुसार वो किसी धर्म को अपना सकता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है किसी भी देश का अस्तित्व तब टिका रह सकता है, किसी भी देश का अस्तित्व मित्रों तब टिका रह सकता है जब उस देश में एकता हो, यानी एकता से ही देश का अस्तित्व है। किसी भी देश का अस्तित्व कब है? जब उस देश में एकता होगी। हमारी प्रस्तावना में जो 42वां संशोधन किया गया है, क्योंकि प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ है, 42वां संशोधन, और यह संशोधन हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। 42वां संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 में अखंडता शब्द जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? एक शब्द जोड़ा गया है, अखंडता। तो अखंडता शब्द कब जोड़ा गया है?
1976 में 42वें संशोधन के द्वारा अखंडता शब्द जोड़ा गया है। मैंने आपको पिछली वीडियो में 3 शब्द बताए थे जो संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। अब इस अखंडता से देश की एकता को मजबूती मिली है। देश की एकता को मजबूती मिली है किससे? इस एकता अखंडता जो शब्द नया शब्द जोड़ा गया है इस शब्द से। संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में, भाग 4 में राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए संविधान के भाग 4 में जो संविधान का या हमारा जो विचार है, हमारा जो सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है? वसुधैव कुटुंबकम। कौन सा है? वसुधैव कुटुंबकम कि पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। तो जो वसुधैव कुटुंबकम का जो सिद्धांत है हमारा, जो कि प्राचीन सिद्धांत रहा है, इसे अभिव्यक्त किया गया है किसके द्वारा? भाग 4 के द्वारा। किसके द्वारा? भाग 4 के द्वारा, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाने में सहायक हुआ है। हमारा जो विचार है या सिद्धांत है, हमारी जो परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम की पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, उस प्रकार इसको, इस व्यवस्था या इस सिद्धांत को अभिव्यक्त किया है या अभिव्यक्ति करने में सहायता जो की है या इसे सार्थक बनाने का प्रयास जिसके द्वारा किया जाता है वो कार्य भाग 4 में इसको एक उद्देश्य माना गया है या विशेषता माना गया है, जिससे हमारे देश की एकता और अखंडता में मजबूती प्रदान होती है। तो मित्रों, ये थी संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ विशेषताएं जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है। अगर ये आपको पसंद आई हो तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मित्रों आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब काफ़ी कम संख्या में कर रहे हैं। वो रेस्पॉन्स अभी मिल नहीं पाया है जो आपको मिलना, जो अब तक मिल जाना चाहिए था। तो इसलिए आप प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और फिर आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धन्यवाद।